हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका द 247 क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। तो हम क्लास 10th में टर्म 2 के लिए अपने केस बेस्ड क्वेश्चंस की एक सीरीज देख रहे थे और इस सीरीज में ऑलरेडी हमने 5 लेक्चर्स देख लिए हैं और ये वाला लेक्चर हमारे सीरीज का 6ठा लेक्चर होगा सर। तो एक बार फटाफट तरीके से ये रिकॉल कर लेते हैं कि इस सीरीज में अभी तक जो हमने 5 लेक्चर्स देख लिए उन लेक्चर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट हमने सीखा। तो हमारी सीरीज का जो सबसे पहला लेक्चर था वो एक स्ट्रैटेजी वीडियो था, जहां पे हमने ये सीखा सर कि दुनिया का कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चन हमारे सामने पटक दिया जाए, उस सवाल को बिल्कुल तेजी से, बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से सॉल्व करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज हमें फॉलो करनी चाहिए। उसके बाद का जो दूसरा और तीसरा लेक्चर था वहां पे हमने अपने चैप्टर सर्कल्स के 2 बहुत इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया। उसके बाद वाले चौथे और 5वें लेक्चर में हमने अपने चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं, इस चैप्टर के 2 बहुत इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब इसी को फॉलो अप करते हुए अपने इस सीरीज के 6ठे लेक्चर में अपने चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के एक बहुत इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेक्चर की कहानी को शुरू करते हैं। तो मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो में बहुत अच्छे से आप लोगों को यह सिखाया था सर कि कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चन हो उसका बॉडी स्ट्रक्चर सेम होता है, यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले स्टोरी वाला पार्ट, उसके बाद फिगर वाला पार्ट, उसके बाद सवालों वाला पार्ट। और तीनों पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज होती है ये भी मैंने आप लोगों को पहले ही लेक्चर में सिखाई है। तो यहां पे अपने स्ट्रैटेजीज को बारी बारी से अप्लाई करते हैं और सबसे पहले अपने सवाल के लिए स्टोरी वाला पार्ट देख लेते हैं। तो नजर डालिएगा हमारे सवाल के स्टोरी पे। तो जो स्ट्रैटेजी आपको स्टोरी वाले पार्ट के लिए सिखाई थी उसको अप्लाई करिए सर। तो कह दोगे दिख रहा है सर कि यहां पे कहानी काफी बड़ी है, और बड़ी कहानी के लिए मैंने आप लोगों को सिखाया था कि पूरी कहानी को पढ़ने में टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं सर। हम अपनी कहानी को एक नजर में, एक झलक में देख के ये स्पॉट करने की कोशिश करते हैं कि कहानी में कहीं पे कोई नंबर दिखा क्या, कहानी में एक झलक में कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिखा क्या, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन दिखा क्या, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला दिखा क्या। अगर हमें एक झलक में अपनी कहानी में इनमें से कुछ भी नहीं दिखता तो तुरंत अपनी पूरी कहानी को इग्नोर मार देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी हमें अपनी कहानी में दिख जाता है तो उस इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट कर लेते हैं और ये देखते हैं कि वो इंपॉर्टेंट चीज मेरे कहानी में किस लाइन में लाई कर रही है। जिस लाइन में लाई करती है उस लाइन को अच्छे से पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं सर। तो अपने स्ट्रैटेजी को यहां पे अप्लाई करें तो इस बड़ी सी कहानी को एक ही नजर में, एक ही झलक में देख के मुझे कुछ नंबर्स की कहानी दिख रही है। कहां कहां नंबर्स दिख रहा है सर, हाईलाइट कर लेते हैं। तो यहां पे नंबर दिखा सर, यहां पे हाईलाइट कर लेते हैं फटाफट। यहां पे नंबर दिखा सर, यहां पे नंबर दिखा सर, यहां पे नंबर दिखा सर, यहां पे भी नंबर दिखा। तो अपनी कहानी को एक नजर में, एक झलक में देख के मुझे कुछ नंबर्स की कहानी दिखी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखी, इनको हाईलाइट कर लिया। अब ये देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट चीजें मेरी कहानी में किस लाइन में लाई कर रही है। तो अगेन मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सर, ये मेरी कहानी में इस वाले लाइन में लाई कर रही है, यानी कि इस लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे सर, क्योंकि यहां से जो इंफॉर्मेशन मिलेगी इसी की आगे हमें सवालों को सॉल्व करने के दौरान जरूरत पड़ने वाली है सर। तो यहां पे बोला जा रहा है It produced 16,000 sets in 6th year and 22,600 sets in 9th year. तो ये जो इट है सर, ये इट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमें क्लियर नहीं हो रहा। इसको पढ़ के बस यही समझ में आ रहा है कि कोई चीज है जो कि 6ठे साल में 16,000 सेट्स बना रही है और वही चीज 9वें साल में 22,600 सेट्स बना रही है। तो इसको पढ़ के थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी मिल रही है सर, लेकिन पूरी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है।
क्यों नहीं मिल पा रही है? इस इट के कारण पूरी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। तो क्या करेंगे सर? इंग्लिश वाला कंसेप्ट लगाएंगे। देखो बार बार आपको कहता था ना मैं कि इंग्लिश मैथ्स के लिए बहुत जरूरी है। इंग्लिश पे अच्छी कमांड रखोगे तो मैथ्स भी आपकी अच्छी रहेगी सर। तो अगर इस लाइन में इट का इस्तेमाल हुआ है तो मुझे अपने कॉमन सेंस से क्लियर है सर कि इस इट के लिए इसके जस्ट पहली वाली लाइन में जरूर इंफॉर्मेशन गिवन होगी। तो इस लाइन की प्रॉपर क्लैरिटी के लिए इसके जस्ट पीछे वाले लाइन को भी पढ़ना जरूरी हो गया है। तो इसके जस्ट पीछे वाली लाइन कौन सी है सर? तो इसके जस्ट पीछे वाली लाइन ये वाली है। तो अब इसको पढ़ते हैं तो पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि बोला क्या जा रहा है। तो यहां पे बोला जा रहा है कि द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स in a factory increases uniformly by a fixed number every year. It produced 16,000 sets in the 6th year and 22,600 sets in the 9th year. तो अब क्लैरिटी मिल रही है। क्या क्लैरिटी मिल रही है सर? इसको पढ़ के अब कंबाइंड वे में क्या समझ में आ रहा है? तो ये समझ में आ रहा है सर कि एक फैक्ट्री है सर, एक इंडस्ट्री है जहां पे टीवी बनता है सर, टीवी मैन्युफैक्चर होता है सर, टीवी प्रोड्यूस होता है सर। तो एक टीवी बनाने वाली फैक्ट्री है। अब टीवी बनाने वाली इस फैक्ट्री के बारे में क्या बताया जा रहा है सर? तो इस फैक्ट्री से पूरे साल में कितनी टीवी बन के निकलती है उसका डेटा यहां पे गिवन है। यहां पे इस डेटा को पढ़ के अब समझ में आ रहा है सर कि इस फैक्ट्री से जो टीवी बनती है तो हर साल फैक्ट्री से जो टीवी बन के निकलती है इन टोटल वो डेटा क्या होता है उसी के बारे में यहां पे बताया गया है। क्या बताया गया है उसको अब ध्यान से यहां पे समझना। तो यहां पे सबसे पहले यह बोला जा रहा है कि इस फैक्ट्री से 6वें साल में 16,000 टीवी बन के निकली थी। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। इस फैक्ट्री से 6वें साल में 16,000 टीवी बन के निकली थी। इसी तरीके से नीचे बोला जा रहा है कि इस फैक्ट्री से 9वें साल में 22,600 टीवी बन के निकली थी। अब इसको समझने में बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं, इस लाइन को गलत तरीके से समझ सकते हैं। कैसे गलत तरीके से समझ सकते हैं? ध्यान से सुनना। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब इसको डिकोड करेंगे तो वो ऐसा डिकोड कर देंगे कि उस फैक्ट्री से 6 सालों में 16,000 टीवी बन के निकली। अगेन उस फैक्ट्री से कंबाइंड वे में 9 सालों में 22,600 टीवी बन के निकली। समझना, यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको गलत तरीके से ऐसे डिकोड कर देंगे कि उस फैक्ट्री से कंबाइंड वे में शुरुआत के 6 सालों में 16,000 टीवी बन के निकली। अगेन उस फैक्ट्री से कंबाइंड वे में 9 सालों में 22,600 टीवी बन के निकली। अब ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये ब्लंडर आपको नहीं करना है। समझना बात को। अगर सवाल को ये वाली कंबाइंड वाली बात बोलनी होती सर तो पता है कैसे लिखता? वो ऐसे लिखता, It produced 16,000 sets in 6 years. In 6 years बोलता, फिर 6th नहीं बोलता, वो बोलता इतना सेट्स इन 6 years। उसी तरीके से यहां पे बोलता and 22,600 sets in 9 years। in 9 years, फिर वो 9th year नहीं बोलता, ये बोलता। यानी कि अगर सवाल को कंबाइंड वाली बात बोलनी होती कि ये जो फैक्ट्री है ये शुरुआत के 6 सालों में कंबाइंड वे में 16,000 टीवी बना रही है। अगेन यही फैक्ट्री शुरुआत के 9 सालों में कंबाइंड वे में 22,600 टीवी बना रही है। अगर ये बात बोलनी रहती सर तो सवाल का लैंग्वेज ऐसा रहता, और इस लैंग्वेज को आप नोट कर लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो सर। तो इस लैंग्वेज के हिसाब से अगर कंबाइंड वाली बात बोलनी होती तो ऐसा बोलता, इतना सेट्स इन 6 years, अगेन इतना सेट्स इन 9 years। जबकि यहां पे एक्चुअली क्या बोल रहा है सर? तो एक पर्टिकुलर साल पे टीएच लगा है सर, एक पर्टिकुलर साल पे टीएच लगा है सर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उस पर्टिकुलर साल पे ही सिर्फ और सिर्फ फोकस है। इसका मतलब यह है कि कंबाइंड वाली बात नहीं है, टीएच ये बता रहा है कि उस पर्टिकुलर साल पे सिर्फ और सिर्फ फोकस है। यानी एक्चुअली में यहां पे ध्यान से समझिएगा, यहां पे ये बोला जा रहा है कि उस फैक्ट्री से 6वें साल में
सिक्स्थ ईयर में, सिर्फ और सिर्फ छठवें साल में, सिर्फ और सिर्फ सिक्स्थ ईयर में 16,000 टीवी बन के निकल रही है। अगेन इसी तरीके से नीचे बोला जा रहा है कि उस फैक्ट्री से सिर्फ और सिर्फ 9वें साल में, सिर्फ और सिर्फ 9th ईयर में 22,600 टीवी बन के निकल रही है। तो ये जो टीएच लगा रहा है ये स्पेसिफाई कर रहा है कि सिर्फ इसी पर्टिकुलर साल पे बात हो रही है, कंबाइंड साल की बात नहीं हो रही है सर। क्या ये क्लैरिटी आप लोगों को मिली? बिल्कुल मिलनी चाहिए सर। इसी चीज को और आसान तरीके से एक बार और समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनना। देखो, मान लो एक एग्जाम्पल अज्यूम करते हैं कि ये जो फैक्ट्री है सर ये 2001 में खुली। ध्यान से सुनना, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं चीजों को और अच्छा समझने के लिए कि ये फैक्ट्री मान लेते हैं सर 2001 में खुली, यानी कि 2001 इस फैक्ट्री का पहला साल होगा सर, फर्स्ट ईयर, सही बात है। इसके बाद अगला साल 2002 क्या हो जाएगा सर? इस फैक्ट्री का दूसरा साल हो जाएगा, सेकेंड ईयर। इसके बाद सर 2003 क्या हो जाएगा? इस फैक्ट्री का तीसरा साल यानी कि थर्ड ईयर। इसके बाद 2004 क्या हो जाएगा सर? चौथा साल यानी कि फोर्थ ईयर। इसके बाद 2005 यानी कि पांचवा साल यानी कि सर फिफ्थ ईयर। इसके बाद इसी तरीके से 2006 हो जाएगा सिक्स्थ ईयर। इसके बाद 2007 हो जाएगा सर आपका सेवेंथ ईयर। इसके बाद सर 2008 हो जाएगा आपका एट्थ ईयर सर। इसके बाद 2009 हो जाएगा आपका नाइन्थ ईयर और 2010 इस तरीके से हो जाएगा 10th ईयर। ठीक है सर। अब यहां पे समझना कि इस चीज का मतलब क्या है, और आसान तरीके से समझाता हूं। देखो यहां पे, तो यहां पे बोला जा रहा है कि ये जो फैक्ट्री है इसने सिर्फ और सिर्फ छठवें साल में, सिक्स्थ ईयर में इतना टीवी प्रोड्यूस किया था सर। यानी कि यहां पे देखिए सर, इस फैक्ट्री का छठवां साल कब होगा? तो कहोगे सर छठवां साल होगा 2006 में। यानी कि इसको आसान तरीके से आप ऐसा समझ सकते हो कि इस फैक्ट्री ने सिर्फ और सिर्फ 2006 में इतनी टीवी प्रोड्यूस करके दी सर, सिर्फ और सिर्फ 2006 में इतनी टीवी प्रोड्यूस करके दी। इसका ये मतलब है, ये मतलब नहीं है कि 2001 से लेके 2006 तक में जितनी भी टीवी बनी सबका कंबाइंड डेटा गिवन है, ये वाला मतलब नहीं है सर। कंबाइंड वाला मतलब नहीं है, सोलो का मतलब है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2006 में इस फैक्ट्री ने 16,000 टीवी प्रोड्यूस की। उसी तरीके से ये जो बात बोली जा रही है इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ 9वें साल में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2009 में इस फैक्ट्री ने 22,600 टीवी मैन्युफैक्चर किया था, इतना टीवी प्रोड्यूस किया था सर। यानी कि इसी 16 साल में सिर्फ और सिर्फ 2009 में ही इतनी टीवी फैक्ट्री ने बना दी थी। इस लाइन का यह मतलब कभी मत समझना कि 2001 से लेके 2009 तक में इन टोटल जितनी भी टीवी बनी वो नंबर गिवन है सर। तो कंबाइंड वाला डेटा नहीं गिवन है। अगर कंबाइंड वाला डेटा गिवन होता तो इस तरीके से बोलता। यहां पे टीएच लगा है सर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर साल पे फोकस किया जा रहा है। इतना सभी को क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी आ गई होगी कि क्या बात हो रही है सर। ये समझना बहुत जरूरी था, ये छोटे छोटे कंफ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी है। अब देखो आगे, अब यहां पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जा रही है। यहां पे बोला जा रहा है सर कि द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन अ फैक्ट्री इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर। तो यहां पे बोला जा रहा है सर कि हर साल फैक्ट्री से जो टीवी का प्रोडक्शन हो रहा है सर वो एक यूनिफॉर्म तरीके से इंक्रीज हो रहा है, वो एक यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रहा है। अब ये जो यूनिफॉर्म तरीके से इंक्रीज हो रहा है, यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रहा है बाय अ फिक्स्ड नंबर, इसका क्या मतलब है? इसको अब अगेन एग्जांपल से समझते हैं। समझना, जैसे मान लो मैंने रैंडमली एक एग्जांपल लिया कि 2001 में जब पहली बार फैक्ट्री खुली तो उस साल फैक्ट्री से मान लो आपके 100 टीवी बन के निकले। ठीक है सर। अब मैं आपको बोलता हूं कि हर साल टीवी के प्रोडक्शन में एक यूनिफॉर्म कांस्टेंट नंबर का, फिक्स्ड नंबर का इंक्रीज हो रहा है 10 का। इसका मतलब यह है कि 2001 में जब फैक्ट्री खुली और उसने 100 टीवी बनाई तो अब 2002 में उसी फैक्ट्री ने 110 टीवी बनाई। अगेन 2003 में अब उसी फैक्ट्री में 10 और बढ़ जाओ सर, यानी कि 120 टीवी बनाई। 2004 में 130 टीवी बनाई। 2005 में फैक्ट्री से 140 टीवी बन के निकली। 2006 में फैक्ट्री से 150, 2007 में फैक्ट्री से 160 एंड सो ऑन, कहानी गोज ऑन।
तो इस डेटा को देख के क्या समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा है सर कि इस डेटा से ये क्लियर हो रहा है कि हर बढ़ते साल के साथ टीवी का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और ये बात बोली भी जा रही थी कि हर साल टीवी का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। किस तरीके से बढ़ रहा है सर? तो बिल्कुल यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रहा है, बिल्कुल फिक्स्ड रेट से बढ़ रहा है बाय अ फिक्स्ड नंबर सर। तो इस सिचुएशन के हिसाब से बढ़ोतरी का ये यूनिफॉर्म रेट क्या है सर? तो कह दोगे 10 का रेट है। हर साल एक यूनिफॉर्म क्वांटिटी है, यूनिफॉर्म नंबर है, फिक्स नंबर है 10 का, और इसी 10 से इंक्रीमेंट हो रहा है प्रीवियस के कंपैरिजन में। यानी कि सर प्रीवियस के कंपैरिजन में यहां 10 का इंक्रीज हुआ, फिर इस प्रीवियस के कंपैरिजन में यहां 10 का इंक्रीज हुआ, फिर इस प्रीवियस के कंपैरिजन में यहां 10 का इंक्रीज हुआ, फिर इस प्रीवियस के कंपैरिजन में यहां 10 का इंक्रीज हुआ, एंड सो ऑन। तो ये जो छोटी सी बात बोली गई है ना सर कि एक यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रहा है बाय अ फिक्स नंबर, इसका मतलब क्या है ये हमने समझा। अब ये जो मतलब समझा है इससे देखो और क्या समझ में आ रहा है। अब ये जो सीक्वेंस आपको मिल रहा है, ये जो बढ़ोतरी वाला सीक्वेंस आपको दिख रहा है, ये कैसा सीक्वेंस है? तो कह दोगे सर क्लियरली देख रहा है यहां पे कि एक पर्टिकुलर टर्म और उसके प्रीवियस टर्म के बीच का जो गैप है वो हर बार गैप सेम है, वो गैप 10 का है। यानी कि ये सीक्वेंस एपी है, यानी कि ये सीक्वेंस एपी है। तो इससे ये क्लियर होता है कि ये जो छोटी सी बात यहां पे बोल दी गई है सर कि हर साल टीवी का प्रोडक्शन एक यूनिफॉर्म तरीके से फिक्स्ड नंबर से इंक्रीज हो रहा है, यहां पे ये छोटी सी बात बोल के ये बताया जा रहा है इनडायरेक्टली कि यहां पे जो टीवी के प्रोडक्शन के लिए साल दर साल की सीक्वेंस बनेगी। इस छोटी सी बात से ये क्लियर हो रहा है कि हर साल जो टीवी के प्रोडक्शन के लिए एक सीक्वेंस बनेगी, वो सीक्वेंस किसकी होगी सर? एपी की होगी। तो एक छोटी सी बात से कि इंक्रीजेस बाय अ यूनिफॉर्म नंबर, इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर, इससे यह क्लियर होता है कि यहां से मिलने वाला सीक्वेंस एक एपी का सीक्वेंस होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस होगा। समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए। तो ये जो यहां पे डिकोड करने के लिए 2 लाइनें थी, इसको अच्छे से डिकोड किया और इसमें क्या कहानी थी ये अब हमें क्लियर हो गया है सर। अब समझना, तो जब यहां पे ये कहानी क्लियर हो चुकी है सर, तो अभी आगे सवाल क्या आएगा ये मुझे पता नहीं है। तो बिना सवाल के भी अब मुझे ये पता है कि इस डेटा को मैथमेटिकली एनालाइज कैसे करना है। तो इस डेटा को मैथमेटिकली कैसे एनालाइज करेंगे सर? तो यहां पे जो मुझे क्लियर हो गया है उससे अब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो हर साल टीवी का प्रोडक्शन हो रहा है, ये जो क्वांटिटी की सीक्वेंस मिल रही है, ये सीक्वेंस एपी की है। यानी एपी वाले लैंग्वेज में इस बात को मैं बदल दूंगा तो मैं ऐसा बोल दूंगा सर कि यहां पे बोला जा रहा है कि मेरे फैक्ट्री खुलने के बाद 6वें साल में सिर्फ टीवी का प्रोडक्शन 16,000 था। यानी एपी के लैंग्वेज में इसी बात को मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरे एपी सीक्वेंस का जो 6th टर्म है, जो 6वां टर्म है, वो 16,000 के बराबर है। क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूं। इसी तरीके से ये जो बात बोली जा रही है कि मेरे इस फैक्ट्री में सिर्फ 9वें साल का प्रोडक्शन 22,600 था, इसको मैं अब एपी के लैंग्वेज में ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो सीक्वेंस यहां पे है, इस सीक्वेंस का जो 9वां टर्म है, जो 9th टर्म है, वो 22,600 के बराबर है। सर क्या मैं इस बात को ऐसे नहीं प्रेजेंट कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। तो अल्टीमेटली इस डेटा से अब मुझे क्लियर हो रहा है सर कि अपने सीक्वेंस के बारे में पता करना पड़ेगा। अब कभी भी एक एपी के सीक्वेंस के बारे में पता करना होता है तो मेनली क्या पता करना होता है? कहोगे सर 2 चीजें, ए और डी, यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अगर ये 2 चीजें किसी भी एपी के लिए पता चल जाए तो एपी में कुछ भी पूछ ले सब निकाल सकते हैं सर। सही बात है सर। तो ए और डी 2 चीजें मुझे चाहिए। तो समझना, अभी आगे हमने सवाल नहीं देखा है, बिना सवाल देखे पता है कि क्या क्या अभी करना चाहिए। बिना सवाल देखे बोल देंगे कि मुझे यहां पे आगे बढ़ने के लिए ए और डी पता करना पड़ेगा, यानी कि 2 अननोन, 2 अननोन के लिए 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन के आने के लिए सवाल को 2 इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी।
और दे तो दी है भाई, यहाँ पे दिख रहा है, ये पहली इंफॉर्मेशन हो गई और ये दूसरी इंफॉर्मेशन हो गई। तो अपने दोनों इंफॉर्मेशन को डिकोड करके दो इक्वेशन निकाल लेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो अपने दो वेरिएबल ए और डी निकल के आ जाएंगे। और मुझे बहुत अच्छे से भली भांति बिना सवाल देखे ये पता है कि ये जो दो वेरिएबल हम निकालेंगे इसकी आगे सवालों में जरूर जरूरत पड़ने वाली है सर। तो यहां पे स्क्रीन क्लियर करके यहीं पे पहले इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान यहां पे दीजिएगा, बिल्कुल फोकस के साथ सुनिएगा सर। तो ये रही पहली इंफॉर्मेशन, ये रही दूसरी इंफॉर्मेशन। डिकोड करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहली इंफॉर्मेशन को। तो एपी के लैंग्वेज में इसका मतलब यह है कि मेरे सीक्वेंस का जो 6th टर्म है, जो 6वां टर्म है, ये 16,000 के बराबर है। और इस दूसरी इंफॉर्मेशन को डिकोड करेंगे तो कह देंगे मेरे एपी का जो 9th टर्म है, जो 9वां टर्म है, ये 22,600 के बराबर है सर। तो यहां पे अब इक्वेशंस फ्रेम कर लेते हैं। तो 6th टर्म एपी के लैंग्वेज में क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 5d। तो a प्लस 5d किसके बराबर हो गया सर, 16,000 के बराबर हो गया। ये आ गई a और d के टर्म में एक इक्वेशन। अगेन सर 9th टर्म यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 9 माइनस 1 यानी कि 8d, यानी कि सर ये हो जाएगा a प्लस 8d। ये किसके बराबर, 22,600 के बराबर आ गया। ये आ गया सर a और d के टर्म में दूसरी इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, a भी आ जाएगा, d भी आ जाएगा। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं सर। तो दिख रहा है सर कि इसमें इसको घटा देंगे, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो घटाएंगे तो क्या डेटा आ जाएगा सर, तो a प्लस 8d बराबर है 22,600 और यहां पे सर a प्लस 5d बराबर है आपका 16,000 के। ठीक है सर, घटा देंगे तो माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज, a से a खत्म सर। 8d माइनस 5d 3d हो जाएगा, बराबर यहां पे कितना हो जाएगा सर, तो 22,600 माइनस 16,000, 16 प्लस 6 22, यानी कि 6,600 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा, 6,600। तो यहां पे सर 3 2 जा 6, यानी कि डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस आ रहा है 2200। कॉमन डिफरेंस आ रहा है सर 2200। तो डी निकल गया, दोनों में से किसी एक में डी को पुट कर दोगे, ए भी आ जाएगा। सिंपल वाला ज्यादा कौन है सर, ये ज्यादा सिंपल है, यहां से कैलकुलेशन ज्यादा सिंपल रहेगी, जल्दी आंसर आएगा। इसमें पुट करके निकाल लेते हैं सर। ए क्या आ जाएगा, यहां से देखो यहां पे, तो ए बराबर बोल दोगे 16,000 माइनस 5 इंटू डी, यानी कि 5 इंटू 2200। इसको सिंप्लीफाई करेंगे सर तो 16,000 माइनस 0 0 5 2 जा 10 का 0, यहाँ पे 1 5 2 जा 10 1 11, 16,000 माइनस 11,000 बराबर 5,000 हो जाएगा सर। यानी कि ए यानी कि फर्स्ट टर्म भी निकाल लिया है, ये आ रहा है 5,000 सर। ठीक है, अब समझना। तो सवाल के सिचुएशन के हिसाब से ये ए और डी का मतलब क्या है, मतलब ये है सर, ए होता है फर्स्ट टर्म, यानी कि सवाल के लैंग्वेज के हिसाब से जब पहले साल ये फैक्ट्री खुली थी, उस पहले साल उस फैक्ट्री ने 5,000 टीवी बनाई थी, 5,000 टीवी मैन्युफैक्चर की थी। तो सवाल के लैंग्वेज के हिसाब से इस ए का मतलब यह है कि पहले साल इस फैक्ट्री ने 5,000 टीवी सेट्स मैन्युफैक्चर किए थे सर। अब ये डी जो 2200 आ रहा है, इसका क्या मतलब है सर सवाल के लैंग्वेज के हिसाब से, तो कह दोगे सर ये डी है कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब ये है कि सवाल जो यहां पे लैंग्वेज में ये बोल रहा था ना सर कि हर साल एक यूनिफॉर्म रेट से, एक फिक्स नंबर से यूनिफॉर्मली प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, वो फिक्स नंबर मेरे सामने आ चुका है। यानी कि हर प्रीवियस साल के कंपैरिजन में, ध्यान से समझना, इस डी का मतलब हो जाएगा सवाल के लैंग्वेज के हिसाब से कि हर प्रीवियस साल के कंपैरिजन में जो आने वाला साल है वहां पे 2200 सेट्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहता हूं कि पहले साल 5,000 टीवी सेट बने, तो अगले साल यानी कि दूसरे साल कितने बनेंगे सर, इसमें इसको जोड़ दो क्योंकि इतने से इंक्रीज हो जाएगा, यानी 7,200 टीवी सेट्स अगले साल बनेंगे। उसके अगले साल कितने बनेंगे सर, तो 7,200 में फिर से 2,200 जोड़ दो, यानी कि 9,400 टीवी सेट्स तीसरे साल बनेंगे।
तो ये जो सवाल में बोला जा रहा था ना कि हर साल यूनिफॉर्मली एक फिक्स्ड नंबर से प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, वो फिक्स नंबर क्या है ये हमें मिल गया है सर। तो पहले साल का प्रोडक्शन यानी कि ए इतना सेट्स हो गया और हर साल कितने सेट्स का इंक्रीज हो रहा है, तो इतने टीवी सेट्स का इंक्रीज हो रहा है सर। इसको निकाल के रख लिया, तो बिना आगे सवाल देखे यहीं पे जज कर लिया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की जरूरत पड़ने वाली है। उम्मीद करूंगा यहां तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं, जो भी इंपॉर्टेंट नोट करना है नोट कर लो, ठीक है सर। तो अब यहां पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवालों पे चले जाएंगे, क्योंकि फिगर के नाम पे बस एक फैक्ट्री की फोटो लगा दी है जिसमें यहां पे टीवी लगा हुआ है सर बहुत सारा, ठीक है। तो अब सवालों पे टूट पड़ते हैं। ये रहा सर हमारे केस बेस्ड का पहला सवाल। क्या सवाल कह रहा है समझना। सवाल यहां पे पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। क्या मतलब हुआ सर, यानी कि यहां पे सवाल पूछ रहा है कि बताइए पहले साल फैक्ट्री ने कितनी टीवी बनाई थी। तो तुरंत कह दोगे ये तो अभी अभी निकाल लिया सर, पहले साल फैक्ट्री ने कितनी टीवी बनाई थी। इसी को मैं एपी के लैंग्वेज में ऐसा बोल सकता हूं कि मेरे सीक्वेंस का पहला टर्म बताइए। तो सीक्वेंस का पहला टर्म निकाल तो लिया है सर, ए क्या बोल दोगे सर यहां पे आंसर 5000 बोल दोगे। आंसर क्या बोल दोगे सर 5000 टीवी सेट्स। यानी कि सवाल के हिसाब से आप ये कह दोगे कि फैक्ट्री ने, इंडस्ट्री ने पहले साल इतनी टीवी मैन्युफैक्चर की थी, 5000 टीवी सेट्स प्रोड्यूस किए थे सर। बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। अगेन आसान सवाल। क्या कह रहा है सर सवाल कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर। यानी कि यहां पे सवाल पूछ रहा है कि बताइए फैक्ट्री ने 8वें साल में स्पेसिफिकली कितनी टीवी बनाई थी। यानी कि यहां पे सिंपल तरीके से अगेन क्या दिख रहा है सर, टीएच लगा है, यानी कि सिर्फ 8वें साल पे फोकस है सर। तो यहां पे सवाल पूछ रहा है कि बताइए सिर्फ 8वें साल में फैक्ट्री ने कितनी टीवी बनाई थी। तो कह दोगे सर इसी बात को मैं एपी के लैंग्वेज में ऐसा डिकोड कर सकता हूं कि मुझे अपने सीक्वेंस का 8वां टर्म बताइए। सिंपल सर। तो सीक्वेंस का 8वां टर्म T8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर A + n-1 इंटू डी, यानी कि A + 8-1 यानी कि 7D हो जाएगा। A पता है, D पता है, पुट कर दीजिए सर। A है आपका 5000, इसके बाद प्लस 7 इंटू डी कितना है सर आपका 2200 है। तो यहां पे अगर इसको सॉल्व कर लेंगे सर तो ये आ जाएगा 5000 प्लस यहां पे 0 0 7 2 जा 14, यहां 1 7 2 जा 14 115, यानी कि सर 15400 प्लस 5000 यानी कि 20400 निकल के आ जाएगा इतना टीवी सेट्स। यानी कि हम यहां पे कह देंगे कि मेरे सीक्वेंस का जो 8वां टर्म है वो 20400 है। यानी कि सवाल के लैंग्वेज के हिसाब से बोल देंगे कि फैक्ट्री ने सिर्फ 8वें साल में 20400 टीवी बनाई थी, इतनी टीवी मैन्युफैक्चर की थी। क्लियर हुआ? बिल्कुल सिंपल सवाल क्लियर होना चाहिए सर। अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा सर हमारा तीसरा सवाल। अब यहां पे ध्यान से कहानी को सुनना। यहां पे पूछा जा रहा है फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 इयर्स है सर। टीएच नहीं लगा है, 3 इयर्स है सर, प्लूरल। यानी कि यहां पे सवाल हमसे यह पूछ रहा है कि बताइए पहले 3 साल में कंबाइंड वे में कितनी टीवी फैक्ट्री ने बनाई। पहले 3 साल में कंबाइंड वे में फैक्ट्री ने कितनी टीवी बनाई। अब ध्यान से मेरी बात सुनना सर, ये सवाल आपके टर्म 1 में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि याद करिए जब मैं एपी की कहानी बता रहा था तो मैंने आपको सिखाया था कि प्रैक्टिकल सिचुएशन पे बेस्ड सम वाले सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में टर्म 2 में नहीं पूछे जाएंगे। और यहां पे क्लियरली दिख रहा है सर कि 3 साल का कंबाइंड डेटा पूछा जा रहा है। यानी कि एक तरीके से ये सम वाला सवाल है जो कि एक प्रैक्टिकल सिचुएशन पे बेस्ड है। तो 99% चांसेस है कि ये वाला सवाल आपके इस केस बेस्ड में टर्म 2 में नहीं पूछा जाएगा सर। लेकिन अगर पूछा भी जाता है तो दिक्कत नहीं है सर, बहुत सिंपल सवाल है। कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने के 2 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले तरीका नंबर 1 देखिए, तो पूछा यह जा रहा है कि बताइए कि फैक्ट्री के द्वारा पहले 3 साल में कंबाइंड वे में जितनी टीवी बनी वो टोटल नंबर क्या होगा सर। यानी 3 साल में कंबाइंड वे में फैक्ट्री ने कितनी टीवी मैन्युफैक्चर की बताइए। तो एक तरीका सॉल्व करने का यह हो सकता है कि आप पहले साल में कितना प्रोडक्शन रहा वो निकाल लो, अगेन दूसरे साल में
कितना प्रोडक्शन रहा वो निकाल लो। अगेन तीसरे साल में सिर्फ और सिर्फ कितना प्रोडक्शन रहा वो निकाल लो। तो सिर्फ और सिर्फ पहले साल में कितना प्रोडक्शन रहा निकाल लो, सिर्फ और सिर्फ दूसरे साल में कितना प्रोडक्शन रहा निकाल लो, सिर्फ और सिर्फ तीसरे साल में कितना प्रोडक्शन रहा निकाल लो। तो तीनों साल का प्रोडक्शन आ गया है। सवाल हमसे तीनों साल का कंबाइंड प्रोडक्शन पूछ रहा है, तो कंबाइंड प्रोडक्शन के लिए तीनों साल के प्रोडक्शन को ऐड कर देंगे, डेटा निकल के आ जाएगा। यानी कि एपी के लैंग्वेज में कह देंगे सर कि अपने सीक्वेंस का पहला टर्म निकाल लेंगे, दूसरा टर्म निकालेंगे, तीसरा टर्म निकाल लेंगे, तीनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, तो कंबाइंड शुरुआत के 3 टर्म्स का डेटा निकल के आ जाएगा। क्योंकि एपी के लैंग्वेज में यही बात क्या हो जाएगी, यहां पे बोला जा रहा है कि पहले 3 साल में कंबाइंड वे में बताइए कितनी टीवी फैक्ट्री ने बनाई। इसी बात को मैं एपी के लैंग्वेज में ऐसा बोल सकता हूं कि मेरे सीक्वेंस के पहले 3 टर्म्स का सम बताइए। तो पहले 3 टर्म्स का सम हो जाएगा T1 + T2 + T3, निकाल लेंगे सर इजीली। या फिर निकालने का दूसरा तरीका SN वाला फॉर्मूला। अब पहला 3 टर्म पूछ रहा है यानी n = 3, तो S3 कितना हो जाएगा n/2, यानी कि सर 3/2 × 2a + n-1 इंटू दी n है यहाँ पे 3, 3 - 1 यानी कि 2d हो जाएगा सर यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 कॉमन हो जाएगा, 3/2 × 2 कॉमन, a + d हो जाएगा सर। तो 2 से 2 गया, यहाँ पे 3 × a + d करेंगे, कितना आ जाएगा सर, a है आपका 5000 प्लस आपका d कितना है सर 2200 है, ठीक है सर। तो यहाँ पे 3 × ये हो जाएगा 7200, यानी कि 0 0 3 2 6 7 3 21, 21600 हो जाएगा सर। यानी कि पहले 3 साल में कंबाइंड वे में फैक्ट्री ने 21600 टीवी सेट्स प्रोड्यूस किए सर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए सर। तो वैसे तो 99% चांसेस है कि अगर ये केस बेस्ड आपके एग्जाम में आता है तो ये पर्टिकुलर सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछ भी लेता है तो दिक्कत नहीं है सर। कैसे सॉल्व करना है, 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अगले सवाल पे चलते हैं सर। सवाल नंबर 4 देख लेते हैं। ये रहा सर अगला सवाल। अब समझना क्या पूछा जा रहा है। देखो सवाल कह रहा है इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज ₹29,200 का हो गया। अरे पैसा कहां से आ गया, पैसे की बात तो पूरे केस बेस्ड में कहीं हुई ही नहीं थी, यहां पैसा कैसे आ गया। अब ये जानबूझ के मैंने ऐसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपका जो ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक था उसमें भी इसी तरीके से ये सवाल था। तो यहां पे ये मैंने जानबूझ के इसलिए छोड़ा है ताकि आपको ये बता सकूं कि यहां पे मिसप्रिंट हो गया है। सवाल को ऐसे नहीं, एक्चुअली में ऐसे पूछना चाहिए था कि इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 29,200 सेट्स। तो एक्चुअली थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया सर, हो जाता है, वो भी इंसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल को पूछा ये जाना चाहिए था कि बताइए किस साल में उस फैक्ट्री ने इतनी टीवी बनाई होगी, इतनी टीवी प्रोड्यूस की होगी। बताइए किस साल में, यानी किस स्पेसिफिक ईयर में इतनी टीवी फैक्ट्री ने बनाई होगी। यानी इसी को अगर मैं एपी के लैंग्वेज में चेंज कर लूं तो मैं ऐसा बोल दूंगा कि बताइए मेरे सीक्वेंस का कौन वाला टर्म ये होगा, मेरे सीक्वेंस का कौन सा टर्म इस वैल्यू का होगा, यही पूछ रहा है सर। यानी इसको सॉल्व करना इजीली जानते हैं। मैं मान लेता हूं सर कि ये मेरे सीक्वेंस का nth टर्म है। तो nth टर्म सीक्वेंस का किसके बराबर है, 29,200 के बराबर है सर यहां पे। तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, a + n-1 × d = 29,200 हो जाएगा सर यहाँ पे। तो यहाँ पे डेटा पुटिंग करिए, a कितना है सर 5000 है, a 5000 है, प्लस d कितना है सर 2200 है, 2200 × n-1 यहाँ पे बराबर 29,200। अब क्या दिख रहा है सर, 100 सबसे कॉमन हो जाएगा, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, कॉमन निकाल लीजिए। 100 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा सर 50, इसके बाद यहाँ पे बचेगा 22 × n-1, इसके बाद बराबर यहाँ पे 292 × 100 हो जाएगा सर। तो इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, यानी कि मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन बन रही है। क्या बन रही है सर, 50 प्लस यहाँ पे 22n-22 बराबर 292। तो सर यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 22n बराबर क्या हो जाएगा सर, तो 50 प्लस यहाँ पे 50 - 22 कितना हो जाएगा, 50 - 20 हो जाएगा 30, 30 - 2 28, 28 उस तरफ भेज देंगे सर तो घट जाएगा,
292 माइनस 28 हो जाएगा सर, 12 माइनस 8 4 हो जाएगा यहाँ पे सर, 8 माइनस 2 6, 264 आ जाएगा सर। तो 22n बराबर 264, सिंप्लीफाई करेंगे सर तो 22 1 जा 22 बचेगा 4, 44 बचा तो 22 2 जा 44, यानी कि सर n बराबर 12 निकल के आ जाएगा। अब इसका क्या मतलब है? मतलब ये है सर कि मेरे सीक्वेंस का 12th टर्म, मेरे सीक्वेंस का 12th टर्म है सर यहां पे 29,200, या फिर इसी चीज को सवाल के लैंग्वेज के हिसाब से हम ये कह देंगे कि इस फैक्ट्री ने अपने 12वें साल में 12th ईयर में 29,200 टीवी सेट्स बनाई थी। यानी कि सवाल के लैंग्वेज के हिसाब से हम जवाब क्या देंगे? जवाब ये देंगे सर कि दिस फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 29,200 सेट्स इन द 12th ईयर, इन द 12th ईयर, अपने 12वें साल में, इन द 12th ईयर। ये आंसर यहां पे बोल देंगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे। फटाफट कहानी नोट डाउन कर लो, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। क्लियर है सर? कहानी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा अगला सवाल। क्या पूछ रहा है सवाल? समझना यहां पे सवाल पूछ रहा है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 7th ईयर एंड 4th ईयर। अब इसका क्या मतलब हुआ सर? तो यहां पे पूछा जा रहा है कि बताइए फैक्ट्री ने 7वें साल में कुछ टीवी बनाई होगी, अगेन फैक्ट्री ने 4थे साल में भी कुछ टीवी बनाई होगी, तो ये जो दोनों पर्टिकुलर ईयर्स में टीवी बन के निकली थी, इनका डिफरेंस क्या है? इस नंबर में फर्क कितना है, कितने का गैप है, ये गैप बताइए सर यहां पे। तो गैप कैसे निकालेंगे समझना यहां पे। तो यहां पे कुछ बच्चे कंफ्यूजन में कह देंगे सर इस गैप को निकालने के लिए क्या मैं ऐसा करूं कि 7वें साल में जितनी टीवी प्रोड्यूस हुई थी वो निकालूं, अगेन 4थे साल में जितनी टीवी प्रोड्यूस हुई थी वो निकालूं, और 7वें साल वाले डेटा में 4थे साल वाले डेटा को घटा दूं, या फिर 4थे साल वाले डेटा में 7वें वाले को घटा दूं सर। तो किसमें क्या घटाऊं ये तो क्लियर नहीं हो रहा। सवाल ने स्पेसिफाई करके नहीं बताया है किसमें किसको क्या घटाना है। उसने तो बस बोला कि भैया दोनों साल के प्रोडक्शन का आप तो डिफरेंस बताइए। अब देखो क्या सही होगा इन दोनों में से, या बहुत अच्छे से लॉजिकली पता कर सकते हो। कैसे लॉजिकली पता करोगे समझना बात को। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने आपको आज खाने के लिए 10 आम दिए, ठीक है, और मैंने आपको बोला कि कल मैं आपको खाने के लिए 20 आम दूंगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे एक सवाल करूं बिल्कुल सिंपल सा कि आज मैंने आपको जितने आम दिए और कल जितने आम दूंगा उनके बीच का फर्क क्या होगा, तो आप फर्क क्या बताओगे? आप कहोगे सर सिंपल है, फर्क हो जाएगा 20 माइनस 10 यानी कि 10 आम। यानी कि फर्क निकालने के लिए आपने क्या किया? तो प्रैक्टिकली सोचते हुए फर्क निकालने के लिए आपने सर बड़े डेटा में छोटे को घटाया। आपने क्या किया सर? फर्क बताने के लिए, डिफरेंस बताने के लिए प्रैक्टिकली सोच के हिसाब से बड़े डेटा में छोटे डेटा को सब्ट्रैक्ट कर दिया, बड़े डेटा में छोटे डेटा को घटाया, फर्क निकल के आ गया। बस यही सिंपल लॉजिक यहां पे लगाना है सर। सिंपली सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल सिंपली कह रहा है कि 7वें साल में, मैं थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेता हूं कि एक्स टीवी प्रोड्यूस हुई सर, एक्स टीवी सेट्स। अगेन मैं अज्यूम कर लेता हूं कि 4थे साल में वाई टीवी सेट्स प्रोड्यूस हुई। तो दोनों साल ये जो प्रोडक्शन हुआ, इस प्रोडक्शन का डिफरेंस क्या होगा, फर्क क्या होगा? तो अब तुरंत कह दोगे कि सर शुरुआत में ही हमने पढ़ लिया था कि साल दर साल जो टीवी का प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है, यानी कि जैसे जैसे आगे जा रहे हैं प्रोडक्शन हर साल बढ़ता जा रहा है सर। तो कॉमन सेंस की बात है कि 7वें साल में ज्यादा टीवी प्रोड्यूस हुई होगी इन कंपैरिजन ऑफ 4था साल। कॉमन सेंस की बात है, यानी यहां का डेटा बड़ा होगा, यहां का डेटा छोटा होगा। तो अभी जो हमने प्रैक्टिकली समझा उस प्रैक्टिकल एग्जांपल से ये क्लियर है सर कि बड़े में छोटे को घटाएंगे तब हमें अपना डिफरेंस मिल जाएगा सर। यानी कि 7वें साल में जो प्रोडक्शन हुआ था उसमें 4थे साल वाले प्रोडक्शन को घटा देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। यानी कि ये सही अप्रोच होता, ये गलत अप्रोच होता सर। तो क्या कर लेंगे? x में y को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा सर। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा लॉजिक है। अब ये जो क्लियर है इसको यहां पे अप्लाई करते हैं। ये जो क्लियर है सर इसको अच्छे तरीके से यहां पे लिख लेते हैं, अच्छे से अप्लाई करते हैं। तो ध्यान से यहां पे सुनिएगा, तो ध्यान से यहां पे कहानी को सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। यानी कि इस बात को अगर मैं एपी के लैंग्वेज में चेंज कर दूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं सर कि कोई एपी का सीक्वेंस है
जिसमें सवाल हमसे यह पूछ रहा है कि बताइए मेरी एपी में 7वें टर्म और चौथे टर्म का डिफरेंस क्या होगा सर। तो क्या बोल देंगे, 7वां टर्म हो जाएगा T7, चौथा टर्म हो जाएगा T4, दोनों के बीच का डिफरेंस किसमें किसको क्या घटाना है ये क्लियर कर लिया है सर। बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से ये हमने क्लियर कर लिया किसमें क्या घटाना है। इस पे बिल्कुल क्लियर रहना कि क्यों हमने ये सेलेक्ट किया, T4 माइनस T7 क्यों नहीं किया। बिल्कुल प्रैक्टिकली जब नॉर्मल डे टू डे लाइफ में सोचते हैं तो कभी भी गैप निकालना होता है तो क्या करते हैं सर, बड़े में छोटे को घटाते हैं, ये याद रखना। तो यहां पे भी गैप निकालने के लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल है, क्या करेंगे सर, बड़े में छोटे को घटाएंगे। तो बड़ा ये है, छोटा ये है, बड़े में छोटे को घटा देते हैं सर। तो मेरे सीक्वेंस का 7th टर्म हो जाएगा a + 6d माइनस मेरे सीक्वेंस का 4th टर्म हो जाएगा a + 3d। घटा के देखते हैं कितना आ रहा है सर, तो ये आ जाएगा यहां पे a + 6d माइनस a माइनस 3d। a से a गया सर, 6d माइनस 3d 3d आ जाएगा सर यहां पे। तो 3d में d की वैल्यू पुट करते हैं तो 3 × 2200 सेट्स, यानी कि सर यहां पे 6600 सेट्स, यानी कि कुल मिला के आपके 7वें साल में जितनी टीवी बनाई गई थी, चौथे साल में जितनी टीवी बनाई गई थी, इनके बीच का फर्क कितना था, इतने का फर्क था। यानी इस बात को अच्छे तरीके से मैं ऐसा बोल सकता हूं सर कि चौथे साल में जितनी टीवी प्रोड्यूस की गई थी उसमें अगर मैं 6600 को जोड़ दूंगा तो ये मुझे उसी फैक्ट्री का 7वें साल का प्रोडक्शन दे देगा। क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूं सर। तो सवाल ऐसे घुमा के भी पूछ सकता था। फटाफट कहानी नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है सर कहानी? यहां पे अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। अब इस होमवर्क का जवाब आपको लाइव चैट में नहीं देना है, आपको इस होमवर्क का जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। ध्यान से सुनना, कमेंट सेक्शन में आपको यहां पे इस होमवर्क का जवाब देना है। कैसे जवाब देना है सर कमेंट सेक्शन में? तो जवाब देने का तरीका आपका ये होना चाहिए कि जैसे ही सेशन खत्म करूंगा मैं, वैसे ही मैं ट्रैक करूंगा कि कौन से 3 स्टूडेंट्स हैं जो कि सबसे फास्टेस्ट आंसर दिए हैं। जो भी 3 स्टूडेंट्स ने लेक्चर जस्ट खत्म होने के बाद सबसे तेज आंसर दिया, उन 3 स्टूडेंट्स को प्रॉपर एक कम्युनिटी पोस्ट में नाम लिखकर मैं अड्डा 247 के चैनल पे भी डालूंगा और अपने चैनल पे भी डालूंगा। तो इस तरीके से ना एक दूसरे से जब हल्का compete करते हैं ना सर, तो हमारे पढ़ने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन। ध्यान से सवाल सुनना सर। ये रहा सवाल, पढ़ो सवाल यहाँ पे एक बार पहले खुद से। क्या कह रहा है सवाल सर? तो ध्यान से समझना। सवाल कह रहा है, if the capacity of the factory is 31,400 sets per year, after which year the production will stop increasing? अब समझना, इस सवाल को समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मैं कहता हूं कि मेरे आम खाने की कैपेसिटी है 10 आम। तो अगर मेरे आम खाने की कैपेसिटी 10 आम है, इसका मतलब क्या है? मतलब यह है सर कि मैक्सिमम मैं 10 आम ही खा सकता हूं, 10 आम से ज्यादा कभी भी नहीं खा पाऊंगा। तो अगर यहां पे ये बोल रहा है कि एक फैक्ट्री की कैपेसिटी हर साल इतना सेट प्रोड्यूस करने की है, तो मैक्सिमम वो फैक्ट्री हर साल इतना ही सेट टीवी का बना सकता है, इससे ज्यादा नहीं बना सकता। तो समझना बात को। कहानी सवाल की कुछ इस प्रकार है कि हर साल जो टीवी का प्रोडक्शन है वो आपको पता है कि पहले साल 5000 टीवी बनी थी, उसके अगले साल 7200 टीवी बनी थी, उसके अगले साल 9400 टीवी बनी थी। ऐसे करके कहानी धीरे धीरे बढ़ रही है प्रोडक्शन की। लेकिन यहां पे एक कैप लगा हुआ है। कैप ये लगा हुआ है सर कि बढ़ते बढ़ते इतना नहीं बढ़ सकता है सर कि इसको पार कर जाए, इससे ज्यादा फैक्ट्री जो है टीवी बना ही नहीं सकता है सर। ये लिमिट है, ये कैपेसिटी है फैक्ट्री की। तो सवाल इस कैपेसिटी पे आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए आफ्टर विच ईयर जब प्रोडक्शन विल स्टॉप इंक्रीजिंग। तो सवाल आपसे यहां पे ये पूछ रहा है कि बताइए यहां पे कि किस साल के बाद जो हर साल इंक्रीज आ रहा है ना प्रोडक्शन का, वो इंक्रीज आना रुक जाएगा। क्योंकि आपको दिख रहा है सर कि ये लिमिट है, इससे ज्यादा फैक्ट्री टीवी बना नहीं सकता है सर। तो बढ़ते 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 इस पॉइंट पे आके रुक जाएंगे। तो आपको यह बताना है कि वो कौन सा साल होगा जिसके बाद प्रोडक्शन में इंक्रीज होना रुक जाएगा। आफ्टर विच ईयर, वो कौन सा साल होगा जिसके बाद आपके हर साल जो प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रहा है ये इंक्रीज रुक जाएगा।
तो किस साल के बाद प्रोडक्शन का इंक्रीज रुक जाएगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जो भी सही जवाब दे देगा उसको यहां पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा कम्युनिटी पोस्ट में, मेरे अपने चैनल पे भी और अड्डा के चैनल पर भी। तो ये कहानी सभी को समझ में आए, मजा आया कि नहीं, इस केस बेस में बिल्कुल आना चाहिए। तो ये तो आपका होमवर्क रहेगा ही, इसके साथ साथ ये भी होमवर्क रहेगा कि ये जो पूरी बात मैंने आपको सिखाई है इसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ कॉपी पे लिखिएगा सर। तो इसके साथ इस कॉम्पिटिशन को याद रखिएगा, इस लेक्चर की कहानी को करते हैं एंड। थैंक यू।